हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ देखो, मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ, याद है। और उसके अंदर हम लोगों ने जो चर्चा स्टार्ट की थी वो की थी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाउ फर्स्ट थिंग इज, मैं पहले एक अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो ये कि हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 24 के टैक्स रेट पढ़े थे। उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है और वो आप लोग प्लीज रेक्टिफाई कर देंगे, इसीलिए मैं क्लास की शुरुआत में करवा रहा हूं। जो फॉरेन कंपनी है उसका टैक्स रेट 40 की जगह 35% है नए बजट के हिसाब से। ठीक है, जो बिल्कुल रिसेंट बजट आया ना, उसके हिसाब से फॉरेन कंपनीज विल बी लाइबल टू पे 35%। ठीक है, ना कि 40%। ओके, डन। इस चीज को ठीक कर लेना बच्चों अपने टॉपिक में, जो फॉरेन कंपनी का जहां पे हम लोगों ने रेट लिखे हुए थे। ठीक है, अब नाउ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। बच्चों, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं कि डबल टैक्सेशन होती क्या है, डबल टैक्सेशन कितने टाइप की होती है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम जो टैक्सेबल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बेसिस और रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस। हमने समझा डबल टैक्सेशन का रिलीफ बायलेटरल रिलीफ होता है और एक होता है यूनिलेटरल। बायलेटरल रिलीफ के अंदर दो मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, विच इज एग्जेम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। इसके अंदर हम लोगों ने फुल एग्जेम्पशन डिस्कस किया, एग्जेम्पशन विद टैक्स प्रोग्रेशन डिस्कस किया, डायरेक्ट क्रेडिट में फुल क्रेडिट समझ में आया, ऑर्डिनरी क्रेडिट क्लियर किया। आज हम लोग बाकी के दो डिस्कस करने वाले हैं, विच इज इनडायरेक्ट क्रेडिट एंड स्पेशल क्रेडिट। इनडायरेक्ट क्रेडिट और स्पेशल क्रेडिट, ये दो बातें हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, ये जो क्लास हो रही है ये मेरी लाइव ऐप पे होगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये क्लास इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए, आप लोग ये क्लासेस ले सकते हो ₹8,000 में। आपको वो क्लासेस पूरी मिल जाएंगी, लाइव भी आ सकते हो, प्लस रिकॉर्डेड ऑप्शंस बोथ आर अवेलेबल ऑन दैट ऐप। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा बच्चों आप लोग लाइव आओ, क्योंकि लाइव में आपको बेनिफिट ये होता है कि लाइव में साथ ही साथ डाउट डिस्कस कर लेते हो। कोई भी लाइव इंटरेक्शन करना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फाइनल की क्लासेस लाइव लेनी जरूरी है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने ये क्लासेस का टाइम रात का रखा है ताकि आप लोग मेरे पास रेगुलर बेसिस पे आ सको। बिकॉज मॉर्निंग में हो सकता है कुछ लोग आर्टिकलशिप जाते हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्लासेस का टाइम इवनिंग रखा है, 9 o'clock। नाउ अभी जो हम लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्स स्पेयरिंग, यानी हमारा थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना था। ये देखो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोग जब टैक्स क्रेडिट मेथड पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट क्रेडिट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक इनडायरेक्ट क्रेडिट और एक स्पेशल क्रेडिट। तो पहले समझ रहे हैं स्पेशल क्रेडिट यानी टैक्स स्पेयरिंग क्या चीज है। सो राइट डाउन हेडिंग दोस्तों, टैक्स स्पेयरिंग। नाउ एवरीवन, ये है क्या टैक्स स्पेयरिंग। स्टेट ऑफ रेजिडेंस, जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप रहते हो, स्टेट मतलब यहां पे कंट्री की बात हो रही है। रेजिडेंशियल वाली कंट्री अलाउ करती है क्रेडिट फॉर डीम्ड टैक्स पेड ऑन इनकम विच इज अदरवाइज एग्जेम्प्ट। मान लो दोस्तों इस टैक्स पेयरिंग में क्या होता है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो इंडिया से भी पैसे कमा रही है और यूएसए से भी पैसे कमा रही है। इंडिया से कमाए 10 लाख और मान लेते हैं यूएसए से कमाए 5 लाख। मान लेते हैं दोस्तों ये जो इनकम है ना यूएसए से जो कमाया गया है वो एग्जेम्प्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई। सो स्टेट ऑफ रेजिडेंस यानी मैं कहां का रेजिडेंट हूं, कंपनी कहां की रेजिडेंट है, इंडिया की, तो वो अलाउ कर रही है क्रेडिट फॉर द डीम्ड टैक्स पेड। मतलब हम मान लेंगे कि यूएसए को आपने टैक्स दिया जबकि यूएसए को टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि यूएसए वाली जो इनकम है जो आप कमा रहे हो वहां से वो एग्जेम्प्ट है। बट क्योंकि 10 और 5 15 लाख पे आप टैक्स लगा दोगे। देखो आप एक्स लिमिटेड हो, आप टोटल इनकम क्या दिखाओगे, आप बोलोगे मेरी टोटल इनकम तो 15 लाख रुपए है। जैसे ही आप ये दिखाओगे आपका टैक्स निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इसी रीजन से दोस्तों टैक्स पेयरिंग मेथड लगाया गया।
जहां पर यह बोला गया कि भाई यूएसए वाले जब एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने सही कहा है। ऐसे केस में टैक्स पेयरिंग में क्या कहा जाता है, एक एग्जांपल के जरिए समझे। ये देखो, ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है बीइंग लोकेटेड इन कंट्री एक्स, एक्स इज द ब्रांच इन कंट्री वाई। ठीक है, ब्रांच अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, ब्रांच ने 10 लाख रुपए कमाए। कंट्री एक्स टेक्स रेजिडेंट्स टेक टैक्सेस रेजिडेंट ऑन ग्लोबल इनकम 30%। तो मतलब कंट्री एक्स मान लो इंडिया है और वो कंट्री ने 30% का टैक्स लगाती है दूसरे देश की इनकम से भी जो कमाते हो उस पर भी। टैक्स रेट इन कंट्री वाई इज 25%। हाउएवर एज अ मेजर टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरइन कंट्री वाई इज नॉट लेविंग एनी टैक्स। तो उस देश में कोई टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, ओके, वैसे टैक्स का रेट कितना है उस कंट्री में 25%, बट उस देश में क्यों टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि उस देश में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा है और वहां का देश उसको क्या कर रहा है, एग्जेम्प्ट कर रहा है। क्योंकि आप SEZ एरिया में देखो, आप लोगों ने पढ़ा है इंटरमीडिएट में भी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप मैन्युफैक्चर करके गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट यहां पर कुछ एक्सेम्पशंस देती है कि नहीं। वो एग्जेम्पशन जैसे यहां पर है बिल्कुल वैसे ही दूसरे देशों में भी एग्जेम्पशंस हैं, दूसरे देशों में भी एग्जेम्पशंस हैं। सो DTAA between country X and Y has tax पेयरिंग प्रोविजंस। मतलब उन्होंने लिखा कि कंट्री एक्स और वाई के बीच में टैक्स पेयरिंग प्रोविजंस है। ये टैक्स पेयरिंग क्या है कि अगर कहीं किसी कंट्री में वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो उस एग्जेम्पशन पर हम मान के चलेंगे कि आपने टैक्स दे दिया, जो टैक्स दिया नहीं है आप एग्जेम्प्ट हो, बट मान के चलेंगे टैक्स दे दिया और वो ही टैक्स आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये देखो एग्जांपल में हम सॉल्व करके देखते हैं। सो इस वाले केस में अगर हम देखें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जा रही है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं समझाने के लिए, वैसे इतनी बात में आ ही जाएगा, एक ही लाइन के अंदर लिखना है हमने, बट पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एक एग्जांपल के जरिए। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम ए लिमिटेड कंपनी की। अब बताओ, आपको पता है कंट्री एक्स में आपकी टोटल इनकम कितनी है, एक्स में आपकी टोटल इनकम कितनी है। क्वेश्चन में लिखा है टोटल इनकम एक्स में है 10 लाख रुपए, है ना, 10 लाख रुपए। बोलो यस और नो। और कंट्री वाई के अंदर ब्रांच अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, वही 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो कंट्री वाई टोटल इनकम कितनी है, 10 लाख। तो हम बात कर रहे हैं उस 10 लाख रुपए की इनकम की, क्योंकि हम ये नहीं बात कर रहे एक्स लिमिटेड ने कितने कमाए और ए लिमिटेड ने कितने कमाए। ए लिमिटेड की जो ब्रांच है उसने वहां पे 10 लाख कमाए, तो वो टैक्स इंडिया में भी देगा और वहां पर भी देगा, तो परेशानी वाली बात है। तो वहां वाली कंट्री ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, वहां वाली कंट्री ने तो एग्जेम्प्ट कर दिया। तो टोटल इनकम क्या दिखाएगा ए लिमिटेड, कंट्री एक्स में भी कितनी दिखाएगा, 10 लाख, कंट्री वाई में भी क्या दिखाएगा, 10 लाख, जब ITR भरेगा वहां का। अब मुझे बताओ यहां पर टैक्स कितना निकल के आएगा। अगर मैं कंट्री एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंट्री एक्स का टैक्स रेट है 30%, तो 10 लाख रुपए का 30% इज 3 लाख, हाँ या ना। जबकि वाई का क्या बनेगा, वाई कंट्री में टैक्स का रेट क्या बनेगा, 0, है कि नहीं। अब बताओ अगर वाई कंट्री टैक्स लेती तो कितना लेती, सर वाई कंट्री टैक्स लेती तो लेती 25%। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सर वाई कंट्री इतना ही लेती, उतने का ही रिलीफ दे देंगे। ओ माय गॉड, रिलीफ एज पर टैक्स स्पेयरिंग मतलब छोड़ दिया प्रोविजंस। तो दूसरे देश ने टैक्स छोड़ा और वो जो टैक्स छोड़ा वही टैक्स का रिलीफ हम लोगों ने यहां दे दिया। तो बताओ 10 लाख पर 25%, इतना ही टैक्स लगता ना, कितना टैक्स लग जाता, 2.5 लाख। इतने रुपए का आपको मिल गया रिलीफ। बोलो यस और नो, इतने रुपए का रिलीफ। तो आपका नेट टैक्स पेबल कितना बनेगा, 50,000, टैक्स पेबल बन जाएगा 50,000। क्या ये कहानी सबको समझ में आई, आसान है कि नहीं। तो टैक्स पेबल 50,000, क्योंकि अगर ये कल को टैक्स देता तो बेसिकली अभी तक हमने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं कि जहां पे दूसरा देश कह रहा है कि इनकम एग्जेम्प्ट है। क्लियर, अभी यहां पर एग्जेम्प्ट था, इसीलिए उस देश में जो टैक्स लग सकता था
उतना ही टैक्स का रिलीफ दे दिया और बच गया टैक्स पेबल। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नाउ नेक्स्ट मेथड हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, और यहां पर लिखा है इनडायरेक्ट क्रेडिट। क्या लिखा है? इनडायरेक्ट क्रेडिट। लिखो, इनडायरेक्ट क्रेडिट के अंदर इसका नाम है अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट। क्या नाम है? अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट। नाउ व्हाट इज दिस मेथड? अच्छा, पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो ऊपर लिख लो। सर लिखवा दो, कुछ तो लिखवाओ। टैक्स पेयरिंग में आओ। टैक्स पेयरिंग में हम लोग बस यही बात लिख देते हैं कि रेजिडेंस कंट्री allows a credit of deemed tax paid on income which is otherwise exempt in the state of source, in the country of source, in the country of source। जिस कंट्री से पैसे कमाए हैं उस कंट्री ने आपको क्या कर दिया? ये इनकम एग्जेम्प्ट कर दी है कि नहीं? और उस कंट्री ने जो इनकम एग्जेम्प्ट कर दी तो हम मान लेंगे कि कुछ टैक्स पे किया होगा, वो ही पे अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा। दिस इज टैक्स पेयरिंग। तो डिपेंड करते हैं एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट के बारे में समझना। नाउ व्हाट इज अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट? नाउ दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू मिटिगेट द इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन याद है मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन तब होता है दोस्तों जब एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग रहा हो, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग कंपनीज के ऊपर एक ही इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। So economic double taxation occurs where same income is taxed more than once in the hands of different persons in the same tax jurisdiction। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि भाई अगर मान लो एक कंपनी है और तुम मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम दूसरे देश में हो, मैं इंडिया में हूं। मैं इंडिया से तुम्हें क्या कर रहा हूं? डिविडेंड पे कर रहा हूं। तो डिविडेंड पे जो टैक्स मान लेते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स है। विदहोल्डिंग का मतलब होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने आपको डिविडेंड दिया, मैंने आपका टैक्स काट लिया, काटने के बाद जमा करा दिया गवर्नमेंट को, तो तुम्हारा टैक्स काटने के बाद जो जमा हुआ है ना तुम्हें मिला है, तो ऐसे केस में तुम्हें उस अमाउंट का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। नाउ दिस इज ओके, दिस इज फाइन। क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। आप जब अपनी देश के अंदर इनकम दिखाओगे तो आप वहां पे क्रेडिट नहीं लोगे जहां पर आप रेजिडेंस हो। हाँ, तो उस देश में आप क्रेडिट लेना चाहोगे आप डिविडेंड इनकम का। बट एक और बात समझो दोस्तों, अगर आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो और वो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, अच्छे खासे शेयर होल्डर हो, नॉट मैं कहूंगा कि होल्डिंग सब्सिडरी जरूरी नहीं, 15-20% कोई डिफाइन नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। हर कंट्री के साथ एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पर डिपेंड कर सकता है कि कितना परसेंटेज होना जरूरी है इस अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट के लिए। तो एक कंपनी जब डिविडेंड दे रही है दूसरी कंपनी को, जो कि दूसरी कंपनी या दूसरे पर्सन को जो कि दूसरे देश में है, ऐसे केस में जब वो डिविडेंड दे रही है उस पर तो टैक्स मैंने काट के दे दिया गवर्नमेंट को और उसका क्रेडिट तो तुम्हें मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, क्या मेरी इनकम पे भी तुम्हारा कुछ हक है? मेरे प्रॉफिट पे भी तुम्हारा कुछ हक है डिविडेंड के अलावा? यस। उस प्रॉफिट पे जो डिविडेंड बनता है, उस पे जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट पे तुम्हारा हक है, उस कारण गवर्नमेंट कह रही है इस प्रॉफिट पे जो टैक्स तुम इंडिया में दे रहे हो ना, हम उसका आपको क्रेडिट अपने देश में दे रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट, इसी को बोलते हैं। ये देखो, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय कॉर्पोरेट्स आर टैक्स एट देयर हैंड्स एंड द सेम इज अगेन टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। ठीक है। नंबर 2, अंडर अंडरलाइंग क्रेडिट मेथड, credit is allowed to resident not only for the taxes withheld
ये नहीं है कि सिर्फ टैक्सेस का क्रेडिट मिलेगा, वो जो डिविडेंड पर टैक्स है वो तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा ऑल्सो फॉर द टैक्सेस पेड ऑन अंडरलाइंग प्रॉफिट्स। जिस प्रॉफिट में से मैं आपको डिविडेंड दे रहा था ना, उस प्रॉफिट पे मैंने टैक्स दे दिया होगा, और वही प्रॉफिट तुम्हारा भी हक है। कल को तुम अपनी इनकम दिखाओगे, तुम एक कंपनी हो, तुम अपनी कंपनी के अंदर मेरी इनकम को भी शो करोगे, मेरी प्रॉफिट को भी शो करोगे। कंसोलिडेशन पता है ना आप लोगों को, कंसोलिडेट करते हैं, तो आपको वहां पर अपनी इनकम शो करनी होगी, तो आप गवर्नमेंट को क्या टैक्स नहीं दोगे? दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे केस में जो तुम्हारी वहां पे इनकम है, उस इनकम में से जो टैक्स बनता है, उस टैक्स में से जो टैक्स इस कंपनी ने यहां दे दिया है, उस टैक्स का बेनिफिट आपको वहां मिल जाएगा, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इस एग्जांपल को ध्यान से समझो, ये देखो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, लोकेटेड इन कंट्री एक्स, हैज सब्सिडरी बी लिमिटेड इन कंट्री वाई। ठीक है, तो होल्डिंग सब्सिडरी एक बहुत बड़ा परसेंटेज होल्डिंग हो गई, 50% से ज्यादा हो गई। क्लियर? तो एक कंपनी है कंट्री एक्स में और बी कंपनी है कंट्री वाई में। बी लिमिटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है, 10 लाख का प्रॉफिट कमाता है बी लिमिटेड, और उस पर वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है 1 लाख, और वो 1 लाख का नहीं, 1 लाख का डिविडेंड ए को देता है, ए को 1 लाख का डिविडेंड दे देता है। ओके, ए को 1 लाख का डिविडेंड दे दिया। अब बताओ, ए को जब 1 लाख का डिविडेंड मिला तो लॉजिकली क्या हो सकता है कि उस देश में जो कंट्री वाई है, जो कंट्री वाई है जहां पे बी कंपनी बी लिमिटेड है, वो डिविडेंड जब दे रहा हो तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? टैक्स काट के दो। ठीक है जी, टैक्स काटा और दे दिया शेयर होल्डर को। अब टीडीएस कट गया, मतलब उस देश में कट गया, और कटने के बाद आपको रिसीव हुआ, आप हो कंट्री एक्स में, आप हो ए लिमिटेड, तो उस अमाउंट का तो क्रेडिट मिलना चाहिए। तो जैसे 1 लाख रुपए इस पर डिविडेंड विद होल्डिंग टैक्स का रेट कितना है? 15%, 15,000 रुपए का क्रेडिट टैक्स कट गया होगा, तो आपको कुल मिला के 85 मिले होंगे, बट 15,000 रुपए का गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे देगी, क्योंकि आप दोगे ना उस पर टैक्स यहां पर अपने देश में। ठीक है, तो आप उस पर टैक्स दे रहे हो, इसलिए क्रेडिट मिल जाएगा। डन, ये बात तो क्लियर है। एक और बात मजे की, जो कंपनी बी लिमिटेड है, जिस प्रॉफिट को वो डिविडेंड के लिए बांट रही थी, और उसमें से ए लिमिटेड को भी दिया डिविडेंड, तो बाकी जो प्रॉफिट है उस पर तो टैक्स कंट्री वाई में उसने जमा करा दिया होगा 2.5 लाख का, बट वो प्रॉफिट पे हक तो कंट्री एक्स जो ए लिमिटेड है उसका भी है, क्योंकि ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। बताओ दोस्तों, यस और नो? इसी रीजन से गवर्नमेंट कहता है कि अगर अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट मेथड है तो हम सिर्फ डिविडेंड का ही क्रेडिट नहीं देंगे। नंबर 2, जो प्रॉफिट पे टैक्स उस कंपनी ने दे दिया होगा, किस कंपनी ने दे दिया होगा? वाई लिमिटेड ने, जो बी लिमिटेड ने, जो कि सब्सिडरी है उस देश में, उसका भी क्रेडिट एक्स जो ए लिमिटेड है कंट्री एक्स में, उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों? ये है अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट। ये देखो इस एग्जांपल में आपके पास कंट्री एक्स में 12 लाख रुपए की इनकम, कैसे भाई? ए लिमिटेड की 11 लाख की इनकम है, अदर इनकम, और इसके अलावा डिविडेंड भी आया। ए लिमिटेड को कितना आ गया? 1 लाख, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। बी लिमिटेड को इनकम अगर कितनी रिसीव हुई चेक करो, बी लिमिटेड को इनकम रिसीव हुई 10 लाख, और उसी 10 लाख में से वो 1 लाख का डिविडेंड दे भी रहा है। ओके, अब टैक्स का रेट अगर हम लोग देखें तो ए लिमिटेड का टैक्स का रेट है 30 और बी का लिमिटेड का टैक्स का रेट है 25, तो ये टैक्स का रेट लगा दिया, टैक्स का अमाउंट निकल आया। बोलो हाँ या ना? अब देखो इस पर तो बी लिमिटेड ने टीडीएस काट के दिया, कितना? विद होल्डिंग टैक्स का रेट दिया हुआ है कितना? 15%, तो 15% का टैक्स काट के दिया होगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 15,000 रुपए का टीडीएस कट के, है ना, कट के मिला होगा ए लिमिटेड को, तो 15,000 रुपए का क्रेडिट यहां पे माइनस कर दिया। आफ्टर एडजस्टमेंट 3,45,000 का टैक्स बन रहा है ए लिमिटेड का पूरे 12 लाख की इनकम पे। अब 3,45,000 जो टैक्स बनता है, जिसमें से बी लिमिटेड के ऊपर भी ए लिमिटेड का हक है कि नहीं है? यहां पर अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट में, दिस इज अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट, इस क्रेडिट का रिलीफ मिल जाएगा। कैसे? जितना टैक्स आपने उस देश में दिया है, बी लिमिटेड ने जितना भी टैक्स दिया है उस देश में, उसी अमाउंट का यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ। ओ माय गॉड, इसका मतलब है ए लिमिटेड को सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देने हैं? 95,000 रुपीज का टैक्स देना होगा अपने देश के अंदर। इज दैट क्लियर? कंट्री एक्स में। क्या ये बात क्लियर है?
याद रहे दोस्तों, ये बात तभी हो सकती है, ये जो मैंने ये वाला जो बेनिफिट है तभी मिलता है। अंडरलाइन क्रेडिट मे ओनली अप्लाई इफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट इज मेट। अब तुम बोलोगे सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग क्या है? हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। किसी के साथ सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग 10% का होगा, किसी के साथ शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया 20 होगा, किसी में 30% होगा, किसी में 50% होगा, किसी में 60% होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट की कंडीशंस अगर मैच हो गई तो क्रेडिट दूसरा देश जो डिविडेंड दे रहा था, वो कंपनी जो देश से डिविडेंड दे रहा था और उस पे प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया उस देश में, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है उस पर जो टैक्स उसने उस देश में दिया, उसका भी यहां पर क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। पॉइंट समझ में आया? तो रेजिडेंस वाली कंट्री को क्रेडिट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट मेथड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल रिलीफ। ये बायलेटरल रिलीफ था दोस्तों। इज दैट क्लियर? तो बायलेटरल रिलीफ फिनिश। तो बायलेटरल रिलीफ की अगर हम बात करें तो ये फिनिश हो गया, बायलेटरल रिलीफ। ओके, बायलेटरल रिलीफ खत्म हो गया। मैं और भी बायलेटरल रिलीफ में बातें करूंगा, बट बायलेटरल रिलीफ अभी हमने सेक्शन 90 और 90A की बातें नहीं करी है, मेथड्स की बात कर ली हमने डायरेक्टली। नाउ व्हाट इज यूनिलेटरल रिलीफ? बच्चों, यूनिलेटरल रिलीफ होता है जहां पे दूसरे देश की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। एक ही देश एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लगा रहा है, वहां पर वो देश कैसे रिलीफ देगा, उसी की बात होती है यूनिलेटरल रिलीफ। The aforesaid method depends upon the bilateral activity of both the countries. However, no country will have such agreement with every country in the world. To avoid double taxation in such cases, the country of residence itself may provide relief on unilateral basis. अगर दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट किए बगैर हम लोग यूनिलेटरल रिलीफ दे दें, क्या दे दें? यूनिलेटरल का मतलब क्या है? जो रेजिडेंस कंट्री है वो ही रिलीफ दे दे, ठीक है? वो ही रेजिडेंस कंट्री, रिलीफ विल बी गिवन बाय रेजिडेंस कंट्री, खुद ही रिलीफ दे दे बिना कोई एग्रीमेंट के। एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है दूसरे देशों के साथ। यूनिलेटरल रिलीफ, दिस इज रिलीफ विच इज गिवन बाय रेजिडेंस कंट्री। तो रेजिडेंस कंट्री अपने आप लॉ बनाती है और उसी बेसिस पर रिलीफ वो अलाउ कर सकती है रेजिडेंट्स को। जो भी रेजिडेंट्स हैं उस देश में, जो भी डबल टैक्सेशन फेस कर रहे हैं अपनी ही इनकम के ऊपर, दो दो देशों में भी हो सकता है और सेम देश में भी हो सकता है, तो वहां पर यूनिलेटरल रिलीफ, जहां पर दूसरे देश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? नाउ टाइप्स ऑफ डीटीएए। टाइप्स ऑफ डीटीएए बच्चों, डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये बच्चों दो टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के हैं। देखो, इट कैन बी टू टाइप्स। एक होता है लिमिटेड और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। लिमिटेड का मतलब है जब कोई एग्रीमेंट हमारा दूसरे देश के साथ है बट कुछ लिमिटेड इनकम्स के लिए है, ओनली फॉर स्पेसिफाइड इनकम्स के लिए ही एग्रीमेंट है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं ऐसा टाइप ऑफ डीटीए इज लिमिटेड। इट इज लिमिटेड। समझ गए बात? जैसे लिमिटेड डीटीए हमारा पाकिस्तान के साथ है, इंडिया एंड पाकिस्तान हमारा लिमिटेड डीटीए है। किस केस में है? ओनली फॉर शिपिंग एंड एयरक्राफ्ट प्रॉफिट्स। सिर्फ इन्हीं कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर है बस, और कोई तरह की भी कैटेगरीज के अंदर कवर्ड नहीं होती। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? ये लिमिटेड है, जहां पर भी साठगांठ हो जाए, जहां पे भी बातचीत हो जाए। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम्स आर कवर्ड। ऑलमोस्ट
ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर कवर्ड। तो इसमें हर टाइप की इनकम कवर हो जाती है और इसके अंदर कुछ ही लिमिटेड इनकम्स कवर होती है। दैट इज वाई हम डीटीएए को दो तरीके से पहचानते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो दैट डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ अगर मैं मॉडल्स ऑफ डीटीएए बोलूं तो देयर इज टू टाइप ऑफ मॉडल्स। एक है ओईसीडी, एक है यूएन। इनफैक्ट एक और मॉडल है, इसको बोलते हैं यूएस मॉडल। यूएस मॉडल, देखो मॉडल का मतलब यहां पर यह है कि बेसिकली सोच 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 क्या है, मेथड क्या रहेगा, कैसे टैक्स को हम क्रेडिट अलाउ करेंगे, जब डबल टैक्सेशन में रिलीफ कैसे देंगे, तो वो तरीका है, वो सोच है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक है ओईसीडी। बच्चों ओईसीडी हम लोग तीन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखेंगे मॉडल्स ऑफ डीटीएए। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और इसके अंदर हम बात करें तो पहला मॉडल ऑफ डीटीएए इज नथिंग बट ओईसीडी, which is organization for economic cooperation and development। दोस्तों ओईसीडी इज नथिंग बट एक कमेटी है जो बिठाई गई थी कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर, और उस मॉडल के अंदर, उसके अंदर अब एक मॉडल क्रिएट किया गया रिलेटेड टू डबल टैक्सेशन। तो ओईसीडी इज सम फ्यू कंट्रीज का ग्रुप। अब यहां पर ओईसीडी मॉडल के अंदर इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया जिसके अंदर ये डिसाइड किया इन कंट्रीज ने, अच्छा ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस है, तो डेवलप्ड नेशंस ने आपस में कैसे रिलीफ दिया जाएगा उनकी बात की गई ओईसीडी मॉडल के अंदर। मेरी बात समझ में आई? तो ओईसीडी मॉडल में दो कंट्रीज का डेवलपमेंट, दो कंट्रीज का एग्रीमेंट है या तीन कंट्रीज का एग्रीमेंट है, बट होगा किसमें? ओनली डेवलप्ड कंट्रीज, बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। इज दैट क्लियर? बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का ही यहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। और ये जो मॉडल है ना, दैट एडवोकेट्स अ रेजिडेंस प्रिंसिपल, दैट इज टू से इट लेज एम्फेसिस ऑन राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेजिडेंस टू टैक्स द इनकम। जिस स्टेट में आपका रेजिडेंस है, यानी जिस कंट्री में आपका रेजिडेंस है, उस कंट्री के पास राइट है टू टैक्स ऑन इनकम, उस इनकम पे टैक्स लगाने का राइट है। राइट ऑफ रेजिडेंस कंट्री टू लेवी टैक्स। इस सोच से यह मॉडल क्रिएट किया गया, बट दिस मॉडल इज बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस ओनली। इज दैट क्लियर? इन्होंने आपस में ऐसा मॉडल बनाया और सारी डेवलप्ड नेशंस ने एग्री कर लिया। आगे आ जाते हैं दोस्तों यूएन मॉडल। यूएन मॉडल यूनाइटेड नेशन लेवल पर यह मॉडल क्रिएट किया गया, जो कि बहुत सारे देश के साथ बैठकर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए एग्रीमेंट्स की बातें की गई, उसको एक यूएन मॉडल का नाम दिया गया। और इस यूएन मॉडल के अंदर ना बात की गई बिटवीन, अच्छा किसमें? बिटवीन, एग्रीमेंट्स की बात हो रही है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और यहां पर राइट दिया गया किसको? सोर्स कंट्री को टू लेवी टैक्स।
सोर्स कंट्री को राइट दिया गया कि उस कंट्री को बोला गया कि तुम टैक्स लगाओ, और रेजिडेंस कंट्री बेसिकली क्या देगी, क्रेडिट देगी। तो जो हमने अभी तक मॉडल्स पढ़ रहे थे वो यूएन मॉडल ही पढ़ रहे, जो अभी हम पढ़ रहे थे वो यूएन मॉडल्स के बेसिस पे ही पढ़ रहे। टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उनको। क्या मेरी बात समझ में आई? सो टैक्स रेवेन्यू कौन लगा रहा है? सारे बच्चे बताओ, टैक्स कौन चार्ज कर रहे हैं? सोर्स कंट्री चार्ज कर रही है। जो भी कंट्री हो वो, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग हो, सोर्स कंट्री चार्ज कर रही है। और ऐसे केस में सोर्स कंट्री टैक्स लेगी और जो रेजिडेंस कंट्री है उस टैक्स का क्या देगी, क्रेडिट देगी। क्या ये बात समझ में? तो ये बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूएस मॉडल। बच्चों यूएस मॉडल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस मॉडल का एग्रीमेंट का पर्पस सिर्फ यूएस के साथ जिन जिन कंट्रीज का एग्रीमेंट है वो यूएस मॉडल के अकॉर्डिंगली चलेंगे। यूएस वाले अपने आप को वैसे ही अलग समझते हैं, कहते हैं हम लोग कुछ अलग हैं, तुम सब एक जगह और हम अलग। तो यूएस मॉडल इज एग्रीमेंट विद यूएस, एग्रीमेंट विद यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो वो अपने मॉडल के हिसाब से चलते हैं, और उनका मॉडल डिपेंड करता है दोस्तों अलग, मतलब सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग टाई अप है, अलग अलग एग्रीमेंट है। यूएस वालों का अलग सोच है। तो यूएस वालों का साथ तो मॉडल जब बैठते हैं तो वो आपस में डिस्कस करते हैं हमें कैसे करना है। तो यूएस मॉडल का हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारे देश में, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सा मॉडल चलता है? यूएन मॉडल। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नेशंस कौन सा मॉडल यूज करते हैं? यूएन मॉडल। ठीक है, और यूएस के साथ टाई अप होगा तो कौन सा मॉडल? यूएस मॉडल। तो यूएस वाला तो देखो ना, कुछ यूएस वाली कंट्रीज के साथ ही है, बस उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग करने की जरूरत भी नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस दैट्स इट। इस पर्टिकुलर कंटेंट में इतना ही था। ठीक है, हम लोग अभी आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जब डीटीएए को हम डिस्कस करेंगे विद सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 90 के अगेंस्ट, 90 और 90A के अगेंस्ट क्या रिलीफ मिलता है, बायलैटरल रिलीफ, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे अभी हमने कर रहे थे, थोड़ा सा और चीजें पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास के लिए वेट करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।